अध्याय 3। अंधकार के साथ समझौता। पृथ्वी के नीचे, जहां सूर्य प्रवेश नहीं करता और जहां समय की कोई प्रतिध्वनि नहीं है, वहां एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में मनुष्य केवल प्रार्थनाओं में फुसफुसाते हैं और जिसका स्वप्न देखने से भी डरते हैं। नर्क, छायाओं का, खोई हुई आत्माओं का, अटल शब्दों का साम्राज्य। और वहां ओब्सीडियन और सूखे खून से बने सिंहासन पर मृत्यु की मूक रानी परसेफोन राज करती है। वह एक बार जीवित दुनिया के घास के मैदानों से अपहृत हो गई थी, दो क्षेत्रों के बीच एक देवी में तब्दील हो गई थी। उसने चुप रहना, सहन करना, शासन करना सीख लिया था। त्याग पत्र देने वाली रानी। लेकिन उस दिन जब एफ्रोडाइट छाया के राज्य में प्रवेश करेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। एफ्रोडाइट अकेली आई थी। उसने न तो अपने कृपा पात्रों का दल बुलाया था, न ही संगमरमर के पंखों वाले कबूतरों को। उसने एक लंबा लबादा पहना था जो पुरानी शराब के रंग का था, और उसकी बाहों में प्रकाश के कपड़े में लिपटा हुआ अदोनिस सो रहा था। नरक ने उसे पहचान लिया, परंतु उसे आदरपूर्वक स्वीकार नहीं किया। लपटें ठंडी लग रही थीं और परछाइयां शांत। एफ्रोडाइट उस स्थान की निवासी नहीं थी। उसकी सुंदरता अंधकार के पर्दे को चुनौती की तरह भेद रही थी। परसेफोन, एफ्रोडाइट ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह सिंहासन कक्ष में पहुंची, मैं एक अनुरोध लेकर आया हूं। नरक की रानी बिना किसी जल्दबाजी के पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसकी पोशाक, जो विस्मृति के विचार की तरह काली थी, उसके कदमों में राज के निशान छोड़ गई। वह आश्चर्यचकित नहीं दिखी। वह जानती थी कि देवता बिना किसी कारण के नरक में नहीं उतरते। एफ्रोडाइट ने उसे कुछ भी नहीं समझाया। उसने उसे उस पाप के बारे में नहीं बताया जिसके कारण अदोनिस का जन्म हुआ था, न तो सिन्यरास के दर्द के बारे में, नहीं मायरा की शर्म के बारे में, नहीं उस परेशान करने वाले सपने के बारे में जिसने उस रात उसे घेर लिया था जब उसने बच्चे को खोजा था। उसने केवल इतना कहा, मैं चाहता हूं कि आप उसे यही रखें। उसे छिपा कर रखो। ऊपर की दुनिया उसके लिए तैयार नहीं है। परसेफोन ने इसका कारण नहीं पूछा था, लेकिन जब उसने अपनी नज़र बच्चे पर डाली तो उसके भीतर कुछ पुराना हलचल हुआ, स्त्रीत्व की एक गहरी प्रतिध्वनि जिसे अंधेरा बुझाने में असफल रहा था। वह मां नहीं थी, लेकिन उसे अपने अंदर गहराई से महसूस हो रहा था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उनमें एक ऐसा कंपन था जो मृत्यु को चुनौती देता था। आप चाहते हैं कि मैं इसे कब तक अपने पास रखूं? उसने ठंडे स्वर में पूछा। जितना समय लगेगा, एफ्रोडाइट ने कहा। बस जब तक सब कुछ शांत न हो जाए। कोई जवाब नहीं मिला। वहां शब्दों में छिपी हुई खामोशी थी। परसेफोन ने जोर नहीं दिया। मृतकों की दुनिया में जो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उन्हें कभी जवाब नहीं मिलते। एफ्रोडाइट ने उसे सौंप दिया। उसके हाथ एक पल के लिए झिझके। उसकी आंखें परेशान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पेश करके उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा फाड़ दिया हो। लेकिन उसने ऐसा किया। और जब परसेफोन ने उसे पहली बार गले लगाया तो उसे वह गर्मजोशी महसूस हुई जो उसने खो दी थी। एडोनिस, लोहबान से पैदा हुआ बच्चा, अपनी नींद में मुस्कुराया, उस दिव्य तनाव से अनजान जो उसके ऊपर गांठ बना रहा था। एफ्रोडाइट बिना पीछे देखे चली गई। वह जानती थी कि अगर उसने उसे एक बार और देखा तो वह उसे वहां नहीं छोड़ पाएगी। अंडरवर्ल्ड में समय अलग तरह से बहता था। दिन छाया थे और रातें एक लंबी सांस। लेकिन एडोनिस बड़ा हुआ। वह परसेफोन के छिपे हुए बगीचे में बड़ा हुआ, जहां ऊपर की दुनिया में वर्जित फूल केवल मृत चंद्रमा की रोशनी में खिलते थे। वह काली घासों, पेड़ों के बीच बड़ा हुआ जहां खोए हुए लोगों की आवाजें फुफकारती थीं, और खामोश झरने जहां आप जीवित लोगों की यादें देख सकते थे। परसेफोन अक्सर उसे दूर से देखती थी। वह परवाह न करने का नाटक करती थी कि वह बस उधार लिए गए खजाने की रखवाली कर रही थी। लेकिन अंतहीन रातों के एकांत में, जब सेरबेरस सोता था और हेड्स आत्माओं के बीच भटकता था, वह बच्चे के पास जाती थी। उसने उसके गले में ओब्सीडियन क्रिस्टल लटकाए। उसने उसे जीवन के खोए हुए बगीचों के बारे में कहानियां सुनाईं, अनार के बीजों के बारे में जो जीवित दुनिया को छाया से जोड़ते हैं। और
इसे महसूस किए बिना परसेफोन उससे प्यार करने लगी। यह एफ्रोडाइट का भावुक प्रेम नहीं था। यह एक शांत, गहरा, दर्दनाक प्रेम था। ऐसा प्रेम जो मांग नहीं करता, बल्कि केवल उम्मीद करता है। उसने उसे हंसते हुए देखा, कैसे उसने पत्तियों को छुआ, कैसे उसने सवाल पूछे, और उसकी आंखों में उसने एक ऐसी रोशनी देखी जिसे मौत भी नहीं बुझा सकती थी। धरती पर एफ्रोडाइट को हर पल महसूस होता था कि वह उसके बिना थी। वह छुट्टियों में मुस्कुराती थी, अपने दिव्य कर्तव्यों को पूरा करती थी, लेकिन रात में वह खुले समुद्र में अकेली चलती थी, जहां वह अपने हाथों को लहरों में डुबोती थी और अपने मन में उसका नाम लेती थी। वह जानती थी कि उसने गलती की है। हेडिस को सच नहीं बताया, नहीं परसेफोन को। उसने ईश्वरीय परिषद से अनुमति भी नहीं मांगी थी। उसने एडोनिस को दुनिया की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरीय अधिकार के आवेग के कारण छिपाया था। वह उसे अपने पास नहीं रख सकती थी, लेकिन वह किसी और के पास उसे होने के विचार को भी सहन नहीं कर सकती थी। और फिर भी, हर रात, परसेफोन द्वारा उसे अपनी बाहों में पकड़े जाने के विचार से वह जल उठती थी। जिस अंधकार ने उसकी रक्षा की थी, वह अब एक मूक विरोधी बन गया था। संघर्ष मौन में शुरू हुआ, लेकिन देवताओं के क्षेत्र में मौन गरज से भी अधिक खतरनाक है। परसेफोन ने एडोनिस को देखने के लिए एफ्रोडाइट के अनुरोध को अस्वीकार करना शुरू कर दिया। कारण, वह बहुत कमजोर है। वह छाया की दुनिया से बहुत बंधा हुआ है। वह यहाँ अपने भाग्य से पहले ही प्रभावित हो चुका है। एफ्रोडाइट, अपने दिल में जलते हुए, उसे वापस लेने की मांग की। परसेफोन ने अपनी आबनूस आंखों से मना कर दिया। और फिर स्वर्ग और नर्क असंगति में कंपन करने लगे। दो देवियों के बीच एक ब्रह्मांडीय दरार खुल गई, न केवल इसलिए कि वे उसे चाहती थीं, बल्कि क्योंकि वे उससे प्यार करते थे। उसी तरह नहीं, लेकिन उसी विनाशकारी तीव्रता के साथ। प्रेम की देवी और मृत्यु की देवी एक मौन युद्ध के कगार पर पहुंच गई थीं। दोनों का मानना था कि वे उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन उनके बीच में था एडोनिस, किसी भी देवता की संतान नहीं, परंतु दोनों ही उसे चाहते थे। एक बच्चा, जो अनजाने में, अब इरोस और थानाटोस के बीच, जीवन और विस्मृति के बीच संतुलन की कुंजी बन गया था। और इस प्रकार, निराशा की छाया में लिए गए निर्णय ने एक ब्रह्मांडीय विघटन को जन्म दे दिया। देवताओं के बीच नहीं, बल्कि उस प्रेम के बीच जो रखना चाहता है, और उस प्रेम के बीच जो देना चाहता है। एडोनिस न केवल सुंदरता का प्रतीक बन गया, बल्कि असंभव विकल्प का भी प्रतीक बन गया। अध्याय 4, मृतकों की रानी की निगाह में। भूमिगत दुनिया की गहराई में, जहां सूर्य की रोशनी की कोई किरण प्रवेश करने का साहस नहीं करती और जहां क्षण एक अनंत आंसू की तरह बहता है, समय अन्य नियमों के अनुसार बहता है। वहां, खोई हुई चीजों की गूंज और राख से उगने वाले फूलों की फुसफुसाहट के बीच, अब एक बच्चा अदोनिस रहता था। परसेफोन ने उसे देवताओं और मनुष्यों की नजरों से दूर रखा। वह, छायाओं की रानी, देहधारी प्रकाश की रक्षक बन गई थी। पहले तो उसने उसे खामोशी से दूर से देखा, जैसे आप किसी ठंडे कमरे में कोई विदेशी फूल रख देते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया, और उसके साथ ही रानी का उस प्राणी के प्रति आकर्षण भी बढ़ गया, जो उसके राज्य में शासन करने वाली किसी भी चीज में फिट नहीं बैठता था। एडोनिस ने भूमिगत महल के लंबे हॉलों में चलना सीखा, जहां मूर्तियां पत्थर के आंसू रोती थीं और दीवारें प्राचीन राजाओं के कष्टों को संरक्षित करती थीं। जहां अन्य लोग भय से कांप उठते, वहीं वह हंस पड़ा। जहां अन्य लोग उदासी में डूबे हुए थे, वहीं वह आश्चर्य से देख रहा था। उसकी मासूमियत उज्ज्वल थी, जैसे कोई चिंगारी जो अभी भी दुख से अछूती हो। और उस ठंडी आग में वह चिंगारी एक विसंगति थी। परसेफोन चुपचाप उसे देखती रही, अधिकांशतः छाया से। उसने उसे विस्मृति के वृक्ष की काली पत्तियां इकट्ठा करते, मृत बच्चों की कोमल आत्माओं से बात करते, लेटा झील में अपने पैर धोते तथा जब पानी की छींटे उसे गुदगुदाते तो हंसते हुए देखा। उसमें कोई डर नहीं था, अभी तक नहीं। एक दिन बच्चे ने पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? परसेफोन स्थिर खड़ी रही। वास्तविक उत्तर विरोधाभासों की अराजकता थी, लेकिन उसकी आवाज में एक नई कोमलता आ गई। नहीं,
लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, जैसे कि तुम मेरी हो। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तो फिर तुम अंधेरे से मेरी माँ हो। शांतिपूर्वक कहे गए वे शब्द प्रकाश के धागों की तरह उसके हृदय से चिपक गए। उस दिन के बाद से परसेफोन ने उसे कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। समय बीत गया। नरक में वर्ष नहीं बल्कि राज्य गुजरते हैं। आत्माओं के मौसम गुजरते हैं, पृथ्वी के नहीं। लेकिन एडोनिस फिर भी बड़ा हुआ, मानो उसके भीतर एक और व्यवस्था धड़क रही थी, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के आगे झुकने से इनकार कर रहा था। किशोरावस्था तक आते आते उनकी सुंदरता लगभग दर्दनाक हो गई थी। उसके बाल सुनहरे परछाइयों की तरह काले लहरों में गिर रहे थे, और उसकी आंखें दो हरे सितारों की तरह थीं जो बिना भस्म हुए जल रही थीं। वह न तो मनुष्यों जैसा था और न ही देवताओं जैसा। वह नाजुकता और रहस्य, मासूमियत और चुंबकीयता का एक अनूठा मिश्रण थे। परसेफोन के गुप्त उद्यानों में, जहां ग्रेनाइट के फूल और जहरीली जड़ी बूटियां उगती थीं, अदोनिस एक जीवित फूल था। आत्माएं उसे उत्सुकता से देख रही थीं। कुछ लोग डर के मारे उससे दूर रहते थे, अन्य लोग श्रद्धापूर्वक उसके पास आए। यहाँ तक कि 3 सिर वाले कुत्ते सेरबेरस ने भी उसे अपने फर को छूने दिया, और वह दिव्य वीणा के संगीत से वश में किए गए जानवर की तरह गुर्राने लगा। हालांकि परसेफोन उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह बढ़ती हुई चिंता से परेशान थी। उसकी सुंदरता असंतुलन पैदा करने लगी थी। नरक कोई सुंदर स्थान नहीं था, यह स्मृतियों, पछतावों और विलुप्ति का संसार था। अदोनिस ने न केवल मुरझाने से इनकार कर दिया, बल्कि वह और अधिक जीवित होता गया। उनकी उपस्थिति मृत्यु की प्राकृतिक लय को बाधित करने लगी थी। कहीं न कहीं, अपने अवचेतन मन की गहराई में, परसेफोन जानती थी, बच्चा हमेशा अंधेरे में नहीं रह सकता। वह ऊपर के प्रकाश के लिए बना था, उस दुनिया के लिए जो सुंदरता देखना भूल गई है, देवताओं और मनुष्यों के लिए, प्यार के लिए, लेकिन दुख के लिए भी। और फिर भी उन्होंने इसे रख लिया, क्योंकि हर बार जब वह उसकी ओर देखती थी, तो उसे लगता था कि उसका अंधकार अधिक सहनीय हो गया है। उसके इर्द गिर्द मृतकों की रानी भी एक क्षण के लिए कुछ और ही स्वप्न देख सकती थी। एक रात एडोनिस ने सपना देखा कि वह उड़ रहा है। वह हरे भरे खेतों के ऊपर तैर रहा था, जहां आसमान नीला था और फूलों में सुगंध थी। सोने और हवा से लथपथ एक औरत उसे जलती हुई आंखों से देख रही थी। वह परेशान होकर उठा, और पहली बार उन्होंने पूछा, वास्तव में मैं कौन हूँ? परसेफोन ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, आप उस चीज की शुरुआत है जिसे देवता भी नहीं समझ सकते। उस अव्यक्त सत्य की छाया में परसेफोन ने उसे वे बातें सिखानी शुरू की जो केवल मृत व्यक्ति ही जानते हैं। मौन को कैसे सुनना है, शब्दहीन आत्मा को कैसे छूना है, उन लोगों के चेहरों पर इच्छा के निशान कैसे पड़ना है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। इसने उन्हें मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाया। एडोनिस बहुत अधिक सुंदर हो गया। बात गहरी होती जा रही थी, और यह बात अनजाने में ही उसे और भी अधिक आकर्षक बना देती थी। उसके भीतर एक खतरनाक संतुलन उभर रहा था, जीवन और विस्मृति के बीच, इच्छा और नियति के बीच। अफवाहें जीवित लोगों के दायरे में घुसने लगी थीं। जो आत्माएं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती थीं, वे अपने साथ एक फुसफुसाया हुआ नाम लेकर चलती थीं, एडोनिस। कुछ मनुष्यों ने उसके बारे में स्वप्न देखा। दूसरों का मानना था कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के बीच के क्षणों में उनकी झलक देखी थी। यह विचार फैल गया कि नरक में एक प्राणी रहता है जो ब्रह्मांड की व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। एफ्रोडाइट ने इस कंपन को महसूस किया, एक प्राचीन आंतरिक आह्वान। इच्छा अभी भी शांत नहीं हुई थी, यह बदतर होता जा रहा था। वह जानता था कि परसेफोन उसे कभी नहीं छोड़ेगी। शायद अब वह उसे उधार नहीं मानता था। और फिर अपरिहार्य घटना घटित होने लगी। अस्तित्व के 2 ध्रुवों, प्रेम और मृत्यु, का अब एक सामान्य केंद्र था, एडोनिस। वह अब बच्चा नहीं रहा था। वह एक ऐसा युवक था जिसके भीतर एक अचेतन शक्ति, एक ऐसा चुंबकत्व था जो देवियों का भाग्य बदलने में सक्षम था।
उनकी उपस्थिति से भूमिगत साम्राज्य चुपचाप चमकने लगा था। परसेफोन भूमिगत होने के बाद पहली बार अक्सर मुस्कुराती थी। समय, छायाओं की वह धीमी और खामोश नदी छोटी हो गई थी। अदोनिस के पास तो ऐसा लग रहा था जैसे मौत भी सांस ले रही हो। लेकिन प्रत्येक बीतते दिन के साथ, प्रत्येक सपने के साथ जो उसे एक अलग दुनिया दिखाता था, एडोनिस को लगने लगा कि अब उसका स्थान वहां नहीं रहा। और जब परसेफोन ने उसे ऊपर की दुनिया की ओर जाने वाले बंद द्वार को लालसा से घूरते हुए देखा, तो उसे समझ में आ गया, जो कुछ आ रहा था उसे वह रोक नहीं सका। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थी। एडोनिस न केवल उसका खजाना बन गया था, बल्कि वह इस बात का दर्पण भी था कि यदि वह मृतकों की रानी न होती तो वह क्या होती। उसकी निगाह के नीचे अदोनिस खिल गया था। लेकिन हर फूल अपना आकाश चाहता है।